स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चलिए, सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जैसे आपको पता ही है, लास्ट वीक है ना, यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर जी ने अनाउंस करा था कि CAA दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो 2024 के जनरल इलेक्शंस के पहले पैन इंडिया इंप्लीमेंट हो जाएगा, राइट। आज फिर से जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया है कि भाई हाँ, ही हैज रेटिफाइड व्हाट मिस्टर शांतनु हैज सेड कि CAA 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम डिटेल में समझेंगे कि ये CAA है क्या, क्यों जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट वगैरह दिल्ली में हुए थे वो क्यों हुए थे, है ना। लेकिन इन दोनों के लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज NRC एंड NPR, तो आज डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको बेसिकली इसका जो नोट्स चाहिए मैं आप टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज GS_Gill UPSC। और अगर आपको UPSC की तैयारी के रिलेटेड या किसी भी चीज के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे दोनों पे कांटेक्ट कर सकते हो। द नेम इज GS_Gill 07, ठीक है। एंड अगर आप UPSC 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, सो दिस इज द SIP प्लस ऑफलाइन कोर्स फॉर यू, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड एक्सेस भी मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स इसमें मैं ही पढ़ा रहा हूं। हम करंट अफेयर्स, कंटेम्परेरी अफेयर्स और स्टैटिक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे, राइट। चलिए, सो ये था कि भाई CAA अक्रॉस इंडिया विद इन 7 days यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर जी ने बोला था, राइट। एंड आज फिर से CAA टू बी इंप्लीमेंटेड बिफोर लोकसभा पोल्स, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी बोल दिया है। सो इस कंटेक्स्ट में आप पहले लेक्चर का वो समझ लीजिए कि हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम NPR नाम का एक चीज है उसको देखेंगे, क्योंकि आपके NPR से ही आपका NRC निकलेगा और NRC से डिराइव होता है आपका CAA, ठीक है। तो सबसे पहले NPR की बात करते हैं। NPR का मतलब क्या है? ये ना यूजुअल रेजिडेंट्स का लिस्ट होगा, है ना। अब इतना बोल दिया, व्हाट डू यू मीन बाय यूजुअल रेजिडेंट्स। तो मान लीजिए कोई भी, जैसे आपके सेंसस का डेटा आपको से कलेक्ट करने आते हैं ना, वैसे आपके घर पे आएंगे, आपको आके पूछेंगे कि भाई आप कब से यहां पे रह रहे हो। आप बोलोगे जी मुझे तो 10 साल हो गए। दे विल बी लाइक फाइन, इसका नाम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में लिख दीजिए। दूसरा बंदा होगा, उसको पूछेंगे आपके घर में ये कोई रिश्तेदार आया है, उससे पूछेंगे कि भाई आप कब आए हो। वो बोले मैं तो 2 दिन पहले आया हूं। उससे दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि भाई क्या आप अगले 6 महीनों तक इसी जगह पे रहने की इंटेंशन रखते हो। इफ दैट पर्सन सेज कि जी हां मैं अगले 6 महीने तक रहूंगा, तो उसका नाम भी NPR में शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। सो NPR का मतलब क्या है? वो व्यक्ति जो एक जगह पे पिछले 6 महीनों से रह रहे हैं या अगले 6 महीनों में रहने की मंशा रखते हैं, तो देन उस बंदे का नाम NPR में लिख दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, NPR में जब आपका नाम वाम दर्ज करेंगे, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन दर्ज करेंगे, क्या आपको उस वक्त के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है? आंसर इज नो। आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। इससे मतलब क्या समझना है हमें कि भाई अगर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, तो मान लीजिए जैसे दिल्ली में आप जहां पे ORN में तैयारी करते हो, सब लोग साथ में पहाड़गंज है, तो पहाड़गंज में मान लीजिए कोई फॉरेनर घूमने में आया, वो फॉरेनर भारत में घूमने आया, 6 महीने से रह रहा है या 6 महीने अगले घूमेगा, तो उससे अगर पूछा जाएगा तो उसका नाम भी NPR में शामिल कर दिया जाएगा। तो मतलब NPR में सिटीजनशिप प्रूफ नहीं चाहिए, फॉरेनर का नाम भी आएगा, भारतीयों का नाम भी आएगा, ठीक है। अगली चीज, पहली बार कब बना था? हमने 2010 में इसको पहली बार बनाया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त के ऊपर हम 2011 के सेंसस का डेटा इकट्ठा कर रहे थे। हमने सोचा चलो लगे हाथ साथ में NPR की एक्सरसाइज भी कर देते हैं। अगली चीज कि भाई इसको अपडेट कभी करा गया है? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, हमने इसको 2015 में अपडेट भी कर दिया था। फिर हमने ये भी सोचा था कि भाई जब हम 2021 के सेंसस का डेटा इकट्ठा कर रहे होंगे तो एक बार इसको फिर से अपडेट कर देंगे। लेकिन जैसे आप सबको पता है कि भाई 2021 का तो सेंसस हुआ ही नहीं, है ना, हमने कंडक्ट करवाया ही नहीं बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल। तो इस वजह से इसकी जो सेकंड अपडेशन थी वो नहीं करी गई। अगली चीज कि भाई सरकार को ये पावर कहां से मिलती है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने की? तो भारत में जो भी सिटीजनशिप है, नागरिकता वाला एक्ट है, वो 1955 से चलता आ रहा है। 1955 का वो एक्ट है जिसके अंदर ये सारी गतिविधियां होती हैं। 1955 वाले एक्ट के तहत हम सिटीजनशिप रूल्स 2003 लेके आए, जो भारतीय सरकार को यह पावर देते हैं कि आप NPR कंडक्ट करवा लीजिए, ठीक है। अगली चीज, अगर हमने बोला कि भाई NPR के लिए डेटा इकट्ठा करने आएंगे, सिटीजनशिप का प्रूफ चाहिए नहीं, अगला सवाल यह भी बन सकता है कि भाई क्या आप लोग मना कर सकते हो कि भाई मुझे नाम नहीं लिखवाना NPR में? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, इट इज मैंडेटरी।
अगर फॉरेनर से पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है, आपको नाम दर्ज करवाना ही करवाना है, वो बता के कि भाई आप रेजिडेंट हो या नहीं हो, राइट। एंड लास्टली एनपीआर है क्या? एनपीआर एक पहला कदम है एनआरसी के लिए। तो अभी एनपीआर बन गया, समझ में आ गई क्या बात? इससे डिराइव होगा एनआरसी, मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इसमें नागरिकता आएगी, इसमें नागरिकता का कोई सीन नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की बात करें तो ये ना भारतीय नागरिक जो नागरिक हैं उनकी लिस्ट है। तो पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है। तो अगर ये भारतीय नागरिक की लिस्ट है तो जैसे पहले एनपीआर के टाइम के ऊपर हमने बोला था कि भाई सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमने बोला नहीं चाहिए। लेकिन क्या एनआरसी के लिए चाहिए? जी हां चाहिए। और फिर क्या इसमें फॉरेनर्स का नाम दर्ज हो सकता है? आंसर इज नो, एनआरसी में फॉरेनर्स का नाम दर्ज नहीं हो सकता, ठीक है। अभी अगर बात करें जो अभी की न्यूज है ना, जैसे उन्होंने बोला कि भाई सीएए को हम पैन इंडिया इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। लेकिन अगर हम एनआरसी की बात करें तो प्रेजेंटली क्या एनआरसी पैन इंडिया है? आंसर इज नो। एनपीआर पैन इंडिया था? जी हां है। एनआरसी पैन इंडिया नहीं है, अभी के लिए सरकार ने इसे सिर्फ असम में करवाया है। वो वही स्टोरी जो आपको मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताई है कि भाई असम में बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए थे बांग्लादेश से या अदर जो भी आसपास में कंट्रीज लगती हैं, जिससे आके जो असम के लोकल पीपल थे उनकी जॉब्स पे हिंडर कर रहे थे, उनकी जॉब्स ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो उस कंटेक्स्ट में हमने एनआरसी करवाया था, ठीक है। असम में एनआरसी करवाया गया था 1951 के सेंसस के तहत, है ना। और उसको हमने अपडेट करा है फाइनली 2019 में। क्यों करा? क्योंकि इसका अगला कदम क्या है? सीएए, जिसके रिलेटेड वो प्रोटेस्ट हुए थे शाहीन बाग वाले दिल्ली में, राइट नाउ। उसके बाद इसकी पावर कहां से मिलती है? इसकी पावर मिलती है सरकार को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 से, ठीक है जी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 का बोलता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंडेटरीली हर एक सिटीजन को रजिस्टर करना है इंडिया में। लेकिन अभी तक हमने करा कहां पे? सिर्फ असम में। दूसरी चीज, और इसके लिए वो क्या कर सकता है? इसके लिए वो एनआरसी बना सकता है, जो असम के लिए बना दिया। अभी बात चल रही है सारे देश के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट थिंग, एनआरसी करता क्या है? तो एनआरसी में दो हिस्से में पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए असम में एनआरसी हुआ तो असम की पॉपुलेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया कि भाई एक वो पॉपुलेशन जिनके पास सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि इसके लिए नाम दर्ज करवाना है तो आपको सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ देना पड़ेगा। तो एक वो सेट ऑफ पीपल जिनके पास अपनी नागरिकता को प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरा वो सेट जो बोल रहे हैं कि भाई हम नागरिक हैं बट उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है अपनी नागरिकता को प्रूव करने के लिए। Am I clear with this? चलिए, अभी प्रॉब्लम क्या है? जिनके पास तो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो वेल एंड गुड सिटीजन्स हैं। जिनके पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स, उनके लिए भारतीय सरकार लेके आई थी सीएए 2019। आप समझ पा रहे हो क्या कंटेक्स्ट है? कि एनआरसी लिया, एनआरसी में जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए भारतीय सरकार लेके आई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, ठीक है जी। तो इस एक्ट के अंदर सबसे पहले आपको याद करने के लिए एक चीज याद रखना, भारत में जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो बोला जाता है कि भाई अगर आप लंदन में जाओगे तो आपको 11 साल कम से कम रुकना पड़ेगा वहां की नागरिकता लेने के लिए। आपको यूएसए का ग्रीन कार्ड मिल गया, आप कनाडा के पीआर हो गए। तो वैसे ही अगर भारतीय नागरिकता किसी बाहर वाले को हासिल करनी है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? वन ऑफ द क्राइटेरिया, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म है ब्रांड, ठीक है। उसमें से एक चीज आती है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन हमारा उनसे भी टफ है। भारत की नागरिकता अगर आपको लेनी है नेचुरलाइजेशन के प्रोसीजर से तो क्राइटेरिया क्या है? आपको 14 साल का टाइम पीरियड अकाउंट करवाना है। आपके लास्ट 14 साल देखे जाएंगे। 14 साल में आपको 11 साल कम से कम भारत में होना ही होना है। यू शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया। वो बातें सुनिए ना, बाहर वाले बोलते हैं कि भाई हमारी तो पीआर आने वाली है, इस बार शादी पे नहीं आ पाएंगे। वो यही क्राइटेरिया है। तो लास्ट 14 सालों में आपको कम से कम 11 साल भारत में रहना ही रहना है। प्लस जिस दिन आप अप्लाई करने जा रहे हो, मान लीजिए आपको लगता है कि भाई मेरा 11 साल वाला टाइम पीरियड पूरा हो गया, यू आर अप्लाइंग, है ना, आज अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 1 साल पिछला पूरा भारत में ही होना पड़ेगा बिफोर यू अप्लाइंग इट, ठीक है। तो 14 साल में 11 साल प्लस जब आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो 1 साल आपका पिछले वाला आपको भारत में ही होना चाहिए। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 11 + 1। तो अगर आप ये क्वालिफाई करते हो तो आपको भारत की नागरिकता अंडर द प्रोसीजर ऑफ नेचुरलाइजेशन मिल जाएगी, ठीक है। नाउ सरकार ने अमेंडमेंट कहां पे करी? सरकार ने क्या बोला कि भाई एनआरसी के तहत जिन असम के लोगों के पास सिटीजनशिप के प्रूफ नहीं है, हम उनके लिए ये वाला क्राइटेरिया जो है वो
कम करके सिर्फ 5 साल कर देते हैं। कितना कर देते हैं? सिर्फ 5 साल। नाउ ये कब आया? 2019 में। 19 से हम 5 साल पीछे जाएंगे तो डेट आती है हमारी 31 दिसंबर, है ना, 2014 की। तो सरकार ने इनको बोला कि भाई एनआरसी में जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, आप ऐसा कीजिए, हमें कोई भी ऐसा प्रूफ दिखा दो जिससे हमें यह साबित हो जाए कि भाई आप 31 दिसंबर 2014 से भारत में हो। चाहे फिर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे कोई भी XYZ डॉक्यूमेंट से आप हमें प्रूफ कर दीजिए, हम आपको भारत की नागरिकता दे देंगे। लेकिन जिनको इस नजरिए से या इस एस्पेक्ट से सिटीजनशिप मिलेगी, उनके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया वो लिमिटेड था। मतलब इस वाले प्रोसीजर से सिर्फ 6 रिलीजियस कम्युनिटीज को ही नागरिकता मिलेगी। और वो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं कौन कौन सी? दे आर योर हिंदूज, सिख लोग, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड देन लास्टली वी हैव इज क्रिश्चियन। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन 6 को, मतलब मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं करा गया। यह वजह थी शाहीन बाग के प्रोटेस्ट की। लेकिन अगर हम सरकार का एम समझें, सो दैट वाज लाइक कि भाई जिनके पास नागरिकता नहीं उनको देनी है। एक नेगेटिव इसके साथ जो जुड़ा था यह था कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी को आउट क्यों करा गया है, राइट। नाउ दूसरा क्राइटेरिया यह रखा गया कि भाई ये कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग कौन होंगे? तो बोला गया वो लोग अगर 3 देशों से आ रहे हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, सिर्फ तभी वो इस वाली नागरिकता को सीए अमेंडमेंट के अंदर 5 साल वाली टर्म को अवेल कर सकेंगे। नहीं तो सबके लिए बाकी 11+1 ही है पिछले 14 साल में। अब ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि ये तीनों के तीनों देश, सरकार ना बोलना है कि भाई ये मुस्लिम डोमिनेटेड नेशंस हैं, और इस मुस्लिम डोमिनेटेड नेशंस में जो ये वाली 6 रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, ये माइनॉरिटी में हैं और इनको वहां पे अत्याचार सहना पड़ रहा है। इस वजह से वी आर गिविंग देम द सिटीजनशिप बाय रिड्यूसिंग द क्राइटेरिया 14 साल वाला। ठीक है, तो अंडरस्टूड। प्लस लास्ट थिंग, एक ओसीआई के लिए भी चेंज आया था इसी सेम अमेंडमेंट में, वो इससे रिलेटेड अप्लाई, इससे रिलेटेड नहीं है। वो ये चेंज ये आया था कि भाई ओसीआई को अगर हम देखो, ये बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है। सरकार सिटीजनशिप को चेंज करने का एक्ट लेके आई, उस एक्ट में एक ओसीआई की भी प्रोविजन थी। वो प्रोविजन ये थी कि भाई ओसीआई अगर भारत की, उनके पास ओसीआई का कार्ड है और अगर वो भारत के किसी भी रूल एंड रेगुलेशन की वायलेशन करते हैं तो भारत सरकार कभी भी उनका ओसीआई स्टेटस ले सकती है। लेकिन इस वाली स्टेटमेंट का जो बाकी मैंने आपको एनपीआर, एनआरसी और सीए बताया, उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन पॉइंट। सो ये था जी सीए, जो अब भारतीय सरकार, होम मिनिस्टर अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया कि हम पैन इंडिया इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, राइट। सो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? सही है, गलत है? डू मेंशन इन द कमेंट्स, लेट मी नो, है ना, कि भाई कैसे होना चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए, what the people of India thinks, because in the end what makes this nation is we the people of India, right? So thank you so much, see you guys in the next analysis, see you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।